नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 4 औद्योगिकरण का युग। और पुनर्जागरण से हम लोगों का ये टॉपिक चल रहा है, तो उसके आधार पर हमारा आज का लेक्चर है 12। तो इसको शुरू करने के पहले आप अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। तो आज शुरू करते हैं हम बिना विलंब किए हुए अपने टॉपिक को। जरा देखा जाए, उपनिवेशों में औद्योगिकरण। आज का हमारा जो टॉपिक है उपनिवेशों में औद्योगिकरण। उपनिवेशों के अंतर्गत औद्योगिकरण। जब उपनिवेश स्थापित उस समय औद्योगिकरण की भूमिकाओं पर हम लोग आपस में चर्चा करते हैं। उपनिवेशों में औद्योगिकरण और जिसमें भारतीय कपड़े का युग। उपनिवेश स्थापित के समय अगर कहा जाए तो विश्व में यह युग कैसा था? उपनिवेश की शुरुआत के साथ भारतीय कपड़ों का युग था। भारतीय कपड़े का यह युग था। मशीनी उद्योग से पहले, ध्यान दीजिएगा कि मशीनी उद्योग से पहले, यहां देखें, मशीनी उद्योग से पहले, इसका आशय क्या है? इसका आशय क्या है? औद्योगिक क्रांति होने से पहले, मशीनी उद्योग से पहले भारत के रेशमी, भारत के कौन से? रेशमी सूती, भारत के रेशमी सूती वस्त्रों के उत्पादन में, भारत के रेशमी सूती वस्त्रों के उत्पादन में भारत का अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, अगर कहा जाए मशीनी उद्योग के पहले, मशीनी उद्योग से पहले के समय रेशमी सूती वस्त्र के उत्पादन में अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भारत का इन सब उत्पादनों में वर्चस्व था। भारत का क्या था? वर्चस्व था। औपनिवेशिक शासन काल के पहले हम कह दें, शुरुआत होते समय कि कपड़ा के इन उत्पादों पे अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भारत का वर्चस्व था। लेकिन यह वर्चस्व तो था, लेकिन यह वर्चस्व की अगर हम बात करें तो 1760 के दशक में जो यह वर्चस्व दिखाई दे रहा है बच्चों, यह 1760 के दशक में यह वर्चस्व अपने आप, यह वर्चस्व क्या हुआ? यह जो वर्चस्व दिखाई दे रहा था, यह वर्चस्व टूटने लगा। 1760 के दशक में यह वर्चस्व टूटने लगा। पुराने बंदरगाहों की जगह नए बंदरगाह, पुराने बंदरगाहों की जगह कौन स्थापित हो गए? नए बंदरगाह स्थापित हो गए। जो पुराने बंदरगाह थे, नए बंदरगाह का महत्व औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताकत का संकेत था। जो पुराने बंदरगाह थे उन पर नए बंदरगाहों की जो स्थापना थी, जो नए बंदरगाह स्थापित हो रहे थे, इस पे औपनिवेशिक शासक सत्ता की बढ़ती ताकत का प्रतीक था। नए बंदरगाह की स्थापना औपनिवेशिक शासन सत्ता की मजबूती का या प्रतिबिंब था, उनकी ताकत का संकेत था। अब यहां देखें, नए बंदरगाहों पर पुरानी यूरोपीय कंपनियों का नियंत्रण था। जो नए बंदरगाह थे उन पर अब किसका नियंत्रण था? इन नए बंदरगाहों पर यूरोपियों का वर्चस्व था, इस पर इनका नियंत्रण था। व्यापारिक घराने जो हुआ करते थे, जो यह उद्योगपतियों के भारत में व्यापारिक घराने हुआ करते थे, यह व्यापारिक घराने
टूटते गए। इन नए बंदरगाहों पर यूरोपियों का वर्चस्व स्थापित होता चला गया और पुराने जो व्यापारिक घराने थे वह धीरे धीरे नष्ट होते चले गए। जो बचे रहते थे उसके पास भी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का नियंत्रण करने वाले भाई जो थे वो तो टूट गए, लेकिन जो बचे रहना चाहते थे उनके पास भी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के नियंत्रण वाले, अगर देखा जाए उनके व्यापारी कंपनियों के नियंत्रण वाले इस प्रकार से कर्ज थे, इस प्रकार के ऊपर लदे हुए थे कि उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। क्या होती गई? उनका खराब होता, दिन प्रतिदिन उनकी स्थितियां खराब होती चली गई। और इस खराब होने के पीछे सिर्फ यही था कि जो कपड़ा युग था, इस पूरे कपड़े युग पर आप ध्यान देंगे कि जब तक उपनिवेश नहीं स्थापित हुआ था तब तक इन पर पूरे भारतीयों का प्रभुत्व स्थापित था। इनके माल विदेशों में जाए जाते थे और मूलतः था कपास में। इनके जो कपास थे वह हल्की रेशमी रूपों में मुलायम रहा करती थी और इन पर पूरा वर्चस्व भारतीय मार्केट का अन्य विश्व के मार्केटों में काफी मांग हुआ करती थी। लेकिन यह मार्केट का जो वर्चस्व टूटा, यूरोपीय कंपनियों ने अपने नए बंदरगाहों को स्थापित करके उस पर अपने प्रभुत्व को स्थापित करते हुए इन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया। और जो शेष बचे हुए थे, कुछ लोग जो उद्योगपति बचे थे, वे नेटवर्क में काम करने के अलावा उनको यूरोपीय मार्केट के अंदर यूरोपीयों के साथ मिलकर उनके नेटवर्किंग में काम करने के अलावा कोई और भी उपाय बचा नहीं था। कोई भी उपाय नहीं बचा हुआ था। यह तो भारतीय कपड़े का युग से औपनिवेशिक शासन में आते आते इनके वर्चस्व को तोड़ा गया और इस वर्चस्व को तोड़ने का उद्योगपति नष्ट हुए और नष्ट होने का परिणाम यह हुआ कि इनके द्वारा जो नए नए बंदरगाह स्थापित किए, यह नए बंदरगाह का मूल था, इनकी ताकत का प्रदर्शन था और धीरे धीरे वह हमारे उद्योगपति नष्ट होते चले गए। आगे आते हैं, बुनकरों का क्या हुआ। अब बात आती है इन्हीं उद्योगपतियों से जो यह कपड़े के युग में अपनी छाप को पूरे विश्व के अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बिखेरे हुए थे। ऐसे बुनकरों का क्या हुआ? यहां प्रश्न पूछा रहा है कि जो कपड़ों के या कपास के उत्पादन में जो इनकी एक अलग पहचान थी, दक्षिण पूर्व एशिया, काजाचान्या आज देशों से जो इनका एक व्यापार अच्छे स्तर पर हुआ करता था, ऐसे बुनकरों की जो इनके अपने कपड़ों के उत्पादन के लिए विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय मार्केटों में जाने जाते थे, ऐसे बुनकरों का क्या हुआ? अगला प्रश्न है कि ऐसे बुनकरों का क्या हुआ जब इन यूरोपियों के द्वारा उपनिवेशिक शासन तंत्र, यूरोपियों के द्वारा अपने बंदरगाहों के माध्यम अपनी प्रभुता को स्थापित करते हुए इनको तोड़ दिए गए, तब इन बुनकरों का क्या हुआ? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बुनकरों का क्या हुआ। देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता के सुदृढ़ीकरण की शुरुआत, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता पर एक मजबूत स्थिति की शुरुआत मानी जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सत्ता पर एक मजबूत शुरुआत मानी जाती है वह लगभग मानी जाती है 1760 के दशक में। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में एक सुदृढ़ीकरण की स्थिति में पहुंचना, एक मजबूत कंडीशन में पहुंचना, उसकी शुरुआत मानी जाती कब से? 1760 के दशक में बच्चों मानी जाती हुई है। इस समय तक भारत में कपड़ा निर्यात में कमी नहीं आई थी। जब इंग्लैंड की स्थिति एक सुदृढ़ अवस्था में ईस्ट इंडिया कंपनी 1760 के दशक में मानी जा रही है, तो इस दशक तक भारतीय कपड़ा के निर्यात में कोई कमी नहीं आई। भारतीय कपड़ा निर्यातकों में कोई कमी नहीं आई। भारतीय कपड़ा
निर्यातक में हम लोग देखें तो भारतीय कपड़ा निर्यातक में कोई कमी नहीं आई। 17 से 60 के दशक जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापित हुई तो ऐसे समय तक भारत में कपड़ा निर्यातकों में हम देखते हैं तो यहां कोई कमी नहीं आई। बंगाल और कर्नाटक में अगर बात मुख्यतः जो मुख्य हैं वो कौन, बंगाल और कर्नाटक की अगर हम बात करें, बंगाल और कर्नाटक में 1760 से 1760 से कब तक, 1770 के दशक में कंपनी को निर्यात हेतु सरलता से आपूर्ति नहीं मिल पाती थी। कंपनी को निर्यात हेतु 1760 से कब तक, 1770 तक कंपनी को निर्यात हेतु, कंपनी को निर्यात करने के लिए, यहां ध्यान दीजिए, कंपनी को निर्यात करने के लिए सरलता से इसकी आपूर्ति, सप्लाई, सरलता से इसकी सप्लाई या आपूर्ति नहीं मिल पाती थी। इस दशक में बड़े सरलता से इनको आपूर्ति करने के लिए, निर्यात करने के लिए आपूर्ति नहीं मिल पाती थी। बुने हुए कपड़ों को प्राप्त करने के लिए, इनके द्वारा जो बुने हुए कपड़ों को प्राप्त करने के लिए इन्हें भी, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को बुने हुए कपड़ों को प्राप्त करने के लिए इन्हें भी पुर्तगाली, इन्हें मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच व्यापारियों के साथ, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच व्यापारियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना पड़ता था। इन्हें बड़े सरलता से आपूर्ति नहीं मिलती थी, इन्हें भी पुर्तगाली, फ्रांसीसी और डच से क्या करना पड़ता था, प्रतिस्पर्धा करना पड़ता था। इस तरह बुनकर और आपूर्ति सौदागर, अगर यहां बात देखें तो इन्हें भी, यहां पर हम अगर देखें तो इस तरह से व्यापारिक और सौदागर के बीच, व्यापारिक का मतलब यहां जो बुनकर थे, बुनकर और सौदागर, दो कंडीशन देखिए, बुनकर और सौदागर, इन्हें सरलता से आपूर्ति यहां तक नहीं मिलती थी। बुनकर और सौदागर आपस में पर्याप्त मोल भाव करते थे। जब इन्हें प्रतिस्पर्धा करना पड़ता था, इनको आपूर्ति नहीं मिलती थी, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, इनको भी प्रतिस्पर्धा करना पड़ता था इनसे। ऐसी स्थिति में बुनकर और सौदागर आपस में पर्याप्त मोल भाव करते थे और पर्याप्त मोल भाव का आधार यह होता था, इन्हें अपने माल का जहां उचित मूल्य मिलता था, उन्हें जहां अपने माल का क्या मिलता था, उचित मूल्य मिलता था, वही उसी को या अपने सामान को देते थे, उसी को अपना सामान बेचते थे। जो उनकी सबसे ज्यादा बोली लगाता था उसे वे अपना सामान देते थे और कम बोली लगाने वाले को नहीं देते। किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी या तो स्थित थी यहां तक, कब, 1760 और 70 के दशक में भी बड़े आराम से ईस्ट इंडिया कंपनी को आपूर्ति नहीं मिल पाती थी, प्रतिस्पर्धा से गुजरना पड़ता था। प्रतिस्पर्धा में इतनी सारी कंपनियां थी, स्वयं अपने व्यापारी थे। यहां पर जब मोल भाव होता था तो यहां का सौदागर, हमने कहा कि बुनकर और सौदागर में आपस में एक बोली लगती थी, जो सौदागर ज्यादा दे देता था उसी को अपना माल दे दिया करते थे, जिससे ज्यादा आय मिलती थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर हम यहां तक ब्यौरा तो देखें, लेकिन जिस दिन ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक रूप से, किस रूप से, ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक रूप से सत्ता, राजनीतिक रूप से सत्ता स्थापित होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक रूप से क्या होती है, सत्ता स्थापित होती है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक रूप से सत्ता स्थापित होती है या राजनीतिक रूप से सत्ता स्थापित हो जाने के बाद कंपनी व्यापार पर एकाध दावा करने लगी। राजनीतिक रूप से जैसे उसने सत्ता स्थापित किया ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर, वैसे व्यापार पर उसने अपना क्या कर लिया,
व्यापार पर एकाधिकार स्थापित। व्यापार पर क्या किया? व्यापार पर एकाधिकार का दावा कर लिया। व्यापार पर एकाधिकार का दावा करने लगी। फलस्वरूप उसने पहला व्यापार पर एकाधिकार, जैसे राजनीतिक रूप से सत्ता को स्थापित किया, सबसे पहले उसने क्या किया? व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास किया और इसके फलस्वरूप उसने प्रतिस्पर्धा खत्म करने, पहला काम इसने क्या किया? जो प्रतिस्पर्धा था, यह प्रतिस्पर्धा को यह खत्म करना चाह रहा। प्रतिस्पर्धा को खत्म करने, प्रतिस्पर्धा को खत्म करने, लागतों पर अंकुश रखने, लागतों पर अंकुश रखने, ये सारे कार्य इस पर किए जा रहे हैं। लागतों पर अंकुश रखने, कपास और रेशम से बनी चीजों से नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने, कपास और रेशम से बने वस्तुओं पर नियमित आयात सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया और नियंत्रण की नई व्यवस्था लागू की गई। सारी ये चीजें किसके द्वारा? जब राजनीतिक सत्ता से ईस्ट इंडिया कंपनी बच्चों स्थापित हो जाती है तो उसका सबसे पहला काम जो बनता है वह है कि वह प्रतिस्पर्धा को कम करे, कपास को नियंत्रित रखने का प्रयास कर रही है। उसका यह लक्ष्य था कि इसे नियंत्रित किया जाए और एक नई व्यवस्था लागू करने की तरफ ध्यान दे रही, नई व्यवस्था लागू की जाए। इस नई व्यवस्था से अब यह जब नई व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक रूप सत्ता से स्थापित होने के बाद जब नई व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू की जा रही है तो बुनकर, यहीं से देखिएगा, बुनकर जो है वह गांव छोड़कर चले जाते हैं। बुनकर कहां चले जाते हैं? बुनकर गांव को छोड़कर चले जाते हैं, गांव को छोड़ना शुरू चले गए। कई स्थानों पर गांव के व्यापारियों के साथ मिलकर गांव छोड़ दिए। कई बुनकर गांव के व्यापारियों के साथ उनका क्या हो गया? बगावत कर ली। कुछ तो गांव छोड़कर चले गए, कुछ बुनकर गांव के व्यापारियों से क्या कर लिया? बगावत कर ली। और कुछ समय बाद ऐसी भी कंडीशन हो गई कि बुनकर अब कर्ज देने में भी सक्षम नहीं रह गए। इनके ऊपर जो इनका नियंत्रण स्थापित हुआ, आज वह नियंत्रण यहां तक पहुंच गया कि बुनकर अपने कर्ज देने में भी असमर्थ होने लगे और कर्ज देने से इनकार करने लगे। 19वीं सदी के आगमन में लगभग देखा जाए यह दशा हो रही बुनकरों की। 19वीं सदी के आगमन पर देखा जाए तो बुनकरों के सम्मुख अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। 19वीं सदी तक आते बच्चों बुनकरों के सामने एक नहीं अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और अब हम आते हैं बुनकरों का क्या हुआ, आप क्लियर हो गए होंगे। जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी राजनीतिक सत्ता को पूर्णतः स्थापित भारत में नहीं कर पाई थी, तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी निश्चित तौर से वह कंपनी अन्य कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा में करती थी, उसे पूरी तरह से आपूर्ति प्राप्त नहीं होती थी, जिसका फलस्वरूप बुनकरों और सौदागरों के बीच लेन देन जो हुआ करता था वह लेन देन का यह आधार था, जो जिसकी ज्यादा बोली लगाता था वही बुनकर अपने सौदागरों को देता था। लेकिन समय में जब राजनीतिक सत्ता पर ब्रिटिश हुकूमत पूरी तरह से प्रतिस्थापित हो जाती है तो इस प्रतिस्पर्धा को खत्म करने का प्रयास करता है, साथ ही साथ एक नई व्यवस्था को लॉन्च करने का, और यह नई व्यवस्था के तहत बुनकरों की हालत दयनीय होती चली जाती है और दयनीय यहां तक हो जाती है कि वह अपने कर्ज को भी देने में सक्षम नहीं रह पाते, कर्ज भी देने में भी अक्षम महसूस करते हैं। आते हैं भारत में मैनचेस्टर का आना।
चलिए थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। कौन सा? भारत में मैनचेस्टर का आना। तो बुनकरों का क्या हुआ ये तो आपको पता हुआ। भारतीय कपड़े का युग में क्या था, उपनिवेशों में औद्योगिकरण, ये चर्चाएं हम कर चुके हैं। आते हैं भारत में मैनचेस्टर का आना। मैनचेस्टर का भारत में आना, यह पर आते हैं 19वीं सदी पर। यहां पर हम पुनः चर्चा करते हैं। 19वीं सदी तक आए थे जहां हमारे बुनकरों की स्थिति काफी दयनीय हो जाती है। 19वीं सदी के शुरुआत में भारत में कपड़ा निर्यात गिरने लगा। 19वीं सदी के शुरू में ही भारत का जो कपड़े का निर्यात में राज्य था वह उसमें क्या हो गई, गिरावट आने लगी। 19वीं सदी में भारत का कपड़ा निर्यात में गिरावट आने लगी। यह इस सदी के अंतर्गत जो लंबे समय तक जारी रही। गिरावट आके रुकी नहीं, यह गिरावट जो आई यह एक लंबे समय तक, अगर देखा जाए तो यह गिरावट एक लंबे समय तक जारी रही। यह गिरावट एकाएक नहीं रुकी बच्चों, बल्कि यह गिरावट अगर हम देखें तो एक लंबे समय तक यह गिरावट जारी रही। 1811-12 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात में अगर हम देखें आंकड़े तो 1811 और 1812 के अंतर्गत सूती माल का हिस्सा में कुल निर्यात, सूती माल के हिस्से का अगर हम निर्यात देखें तो सूती माल के हिस्से में कुल निर्यात 33%। सूती माल के कुल हिस्से में कुल निर्यात कितना था? 33%। जो 1850 और 51 में यह सूती कपड़े का जो निर्यात था वह आप आंकड़ों से ही देख सकते हैं कितना प्रतिशत लग गया, 3%। कितनी भयंकर गिरावट कपड़े के निर्यात में आई है आप इस आंकड़े से लगा सकते हैं कि 11 और 12 में जहां निर्यात 33% होती थी वहां 18 से 50 और 51 में आते आते यह कपड़े का निर्यात बच्चों कितना हो गया, 3% रह गया। कितना परसेंट? 3%। चलें बढ़ते हैं आगे, देखें 3%। जब इंग्लैंड में कपास उद्योग, अब तक इंग्लैंड में कपास उद्योग नहीं था, यहां ध्यान दीजिएगा। जब इंग्लैंड में क्या हुआ, इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ। इंग्लैंड में क्या हुआ, कपास उद्योग विकसित हुआ। इंग्लैंड में कपास उद्योग, जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहां के उद्योगपति दूसरे देशों से आने वाले, जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ, क्लियर हुआ, तब दूसरों देशों से आने वाले, जो दूसरों देशों से आने वाले कपास थे उनके आयात पर रोक लगाने के लिए इंग्लैंड के व्यापारियों पर, सरकार पर दबाव डाला गया। फिर से समझे, जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहां उद्योगपति दूसरों देशों से आने वाले आयात को लेकर परेशानी दिखाई देने लगे और सरकार पर दबाव डाला करके उनके आयात पर देखा जाए शुल्क लगाने के लिए कहे। फिर से समझें, इंग्लैंड में जब कपास उद्योग की शुरुआत होती है तो इस कपास उद्योग के शुरू होने के बाद जो विश्व के अन्य देशों से आए जाते थे उनके आने से इनको, यहां के व्यापारियों को काफी दिक्कत महसूस हुई और उनके आने से उनके आयातों पर इनके द्वारा कहा गया कि उस पर आयात शुल्क अधिक से अधिक लगाया जाए, आयात शुल्क, और आयातित कपड़ों का आयात शुल्क वसूल करे। जो कपड़े आ रहे हैं उस पर आयातित शुल्क उस पर वसूल करे, जिससे मैनचेस्टर में बने बाहरी कपड़े, जिससे यह क्यों, बाहर से जो कपड़े आ रहे हैं, जो आयातित कपड़े हैं, अगर उस पर शुल्क लगा दिया जाएगा वो महंगा हो जाएगा। अब महंगे कपड़े हो जाएंगे तो मैनचेस्टर में जो कपड़े बने हुए थे वसूल कर, जिससे मैनचेस्टर में
कपड़े बाहरी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड में आराम से बिक सके। मैनचेस्टर के जो कपड़े हैं वह आराम से बिक सके, इसलिए आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क को बढ़ाया जाए। यहां के व्यापारी सरकार पर दबाव डाल करके ऐसा कराने लगे। क्लियर हो गए होंगे। जब उद्योग कपास उद्योग विकसित हुआ तो यहां के व्यापारी की मंशा थी कि बाहर से आने वाले आयातों पर शुल्क लगाया जाए, जिससे मैनचेस्टर में बने हुए कपड़ों पर वह शुल्क लगाने से यहां पर प्रतिस्पर्धा बिना प्रतिस्पर्धा से आराम से इनके सामान बिक सके। दूसरी तरफ यह भी कहा, दबाव डाला कि ब्रिटिश कपड़ों का भारतीय बाजार में बेचे। दूसरा दबाव क्या था? पहला दबाव था कि बाहर की वस्तुओं पर आयात शुल्क लगाया जाए। दूसरा दबाव क्या था कि दूसरा दबाव डाला गया कि ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजार में बेचा जाए। ब्रिटिश के जो मैनचेस्टर के कपड़े थे वो कहां बेचे जाएं? भारतीय बाजार में बेचे जाएं। दूसरा दबाव डाला गया, बेचे जाएं। इस तरह ब्रिटिश वस्तु उत्पादन के निर्यात में नाटकीय ढंग से वृद्धि हुआ। अब आप जरा सोचिए कि ब्रिटिश के निर्यात में जो वृद्धि का कारण क्या था? पहला, जो प्रतिस्पर्धा करने वाली कंपनियां तो उन पर आयातित शुल्क लगाया गया, जिससे उनके आयात पर जाने से महंगे होने की वजह से वह मार्केट से बाहर हो। दूसरे, ब्रिटिश के मैनचेस्टर के कपड़े के लिए मार्केट कहां बनाया जाए? भारत में बेचा जाए। अब इन दोनों कंडीशन की वजह से आप देखेंगे तो इनके निर्यात में, ब्रिटिश के कपड़ा निर्यात में नाटकीय ढंग से कहा जाए तो एक वृद्धि हुई। इस प्रकार भारत में कपड़ा बुनकरों के सामने अगर देखा जाए, ऐसी नीतियों से भारतीय बुनकरों के सामने एक नहीं दो समस्याएं थी। उनका निर्यात बाजार ढक गया। पहली समस्या क्या थी? उनका निर्यात बाजार, एक नहीं समस्या बल्कि दो समस्याएं बता है। पहला, उनका निर्यात ढह गया। जो उनके द्वारा निर्यात किया जाता था वह पूरा डामाडोल कर दिया गया, और स्थानीय बाजार जो उनके मार्केट थे वो भी सिकुड़ने लगे। पहला क्या हुआ कि उनका बाजार ढह गया और स्थानीय मार्केट जो थे वह अपने आप धीरे धीरे क्या हो गए? सिकुड़ने लगे। स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर के आयातित मालों की भरमार थी। आज स्थानीय बाजार में जो बुनकरों के प्रभाव था वह क्या हो गया कि स्थानीय मार्केटों में भी मैनचेस्टर के बने हुए कपड़ों या बुनकरों का प्रभाव था। वहां के सारे माल, बहुत सारे माल यहां सस्ते दामों पर मिल जाया करते थे। बाजार मैनचेस्टर का आयातित मालों की भरमार थी। इस तरह से बुनकरों की स्थिति काफी दयनीय हो गई। अगला है फैक्ट्रियों का आना। थोड़ा सा यहां चर्चा कर देते हैं, और इनके दो बिंदु हैं, प्रारंभिक उद्यमी और मजदूर कहां से आए। तो दोनों पर थोड़ी सी हम चर्चा यहां कर देते हैं। फैक्ट्रियों का आना 1854 में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1854 में भारत में पहली कपड़ा मिल बंबई में स्थापित की गई। 1854 में भारत में पहली कपड़ा मिल जो थी वह मुंबई या बंबई में स्थापित की गई। पहली कपड़ा मिल बंबई में स्थापित की गई, और इसी के 2 वर्ष बाद, और इसी के कितने दिन बाद? 2 वर्ष बाद इसने उत्पादन भी शुरू कर दिया। पहली कंपनी स्थापित 54 में, और 2 वर्ष बाद यह उत्पादन भी शुरू कर दिया। 1862 तक अगर आंकड़े को देखें तो 1862 तक यहां लगभग 4 मिलें काम करने लगी। यहां 4 मिलें काम करने लगी। कपड़ा की 4 मिलें खुल गई। देश में पहली जूट मिल 1855 में, जूट मिल भी शुरुआत हो रहा है। फैक्ट्रियों का आना, जूट मिल यहां कब शुरू हो रहा है? एक आंकड़े यहां बताए जा रहे हैं 1855
55 के अंतर्गत पहली जूट मिल, और दूसरा 7 साल बाद 1862 में चालू हुई। उत्तर भारत में अगर कहा जाए, उत्तर भारत के अंतर्गत, उत्तर भारत में एल्गिन मिल, उत्तर भारत में एल्गिन मिल 1860 के दशक में कानपुर में खुली। 1860 के दशक में, 1860 के दशक में कहाँ खुली? कानपुर में। यह फैक्ट्रियों का यह शुरुआत हो रहा है 1800 दशक में कानपुर में खुली। इसके साल बाद अहमदाबाद में भी फैक्ट्रियों का खुलना शुरू हो गया। इसके साल भर बाद अहमदाबाद में कपड़ा मिल चालू हुई। 1874 तक जाते जाते आप देखेंगे कि मद्रास में भी पहली कताई और बुनाई, मद्रास में भी पहली कताई और बुनाई मिल खुल गई। मद्रास में भी पहली कताई और बुनाई खुल गई। यह था फैक्ट्रियों के आने के बाद। अब फैक्ट्रियों में प्रारंभिक उद्यमी कार्य करने वाले, दो आपके प्रश्न यहां है, प्रारंभिक उद्यमी और मजदूर कहां से आए, यहां पर हम चर्चा कर देते हैं। फैक्ट्रियों में आने के लिए काम करने वाले कहां से आए? रोजगार बेरोजगारी थी ही। ये फैक्ट्रियों के अंतर्गत कंपनियों में काम करने वाले लोगों को, कंपनियों को, कारखानों में लोगों की जरूरत पड़ी, तो यह काम करने वाले अपने ही बगल के जिलों से शुरुआत में आए। ये अपने कहां से आए? ये अपने बगल के जिलों से काम करने के लिए आए, रोजगार पाने के लिए आए। रोजगार की तलाश में अपने शुरू में बगल में अपने फैक्ट्रियों के अगल बगल के लोग, जिलों के लोग काम करने के लिए आए। धीरे धीरे यह रोजगार की सुविधाएं को मिलना हुआ सुन करके दूर दराज के लोग भी आना शुरू कर दिए। कहां के लोग? दूर दराज के लोग भी आना शुरू कर दिए, और दूर दराज के लोग भी इस कंपनी में आना शुरू किए। धीरे धीरे इनके आवश्यकताओं के कारण दूर दराज बाहर के लोग भी कंपनियों में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने कार्यों को संचालित करने के लिए, जीविका के लिए, ये दूर दराज से, गांव से, नज़दीक में आने वाले से धीरे धीरे संपर्क के माध्यम से ये बाहर से भी लोग आना शुरू कर दिए। तो बाहर से आते आते धीरे धीरे ये सारे लोग आए और कंपनियों में काम करना शुरू किए। तो यह आज का टॉपिक मित्रों सिर्फ इतना ही। यहाँ पर आप देखेंगे चित्र 8 में जमशेदजी जीजी भोए का फोटो लगा हुआ है। यहाँ आप देखेंगे यह जो कंपनियां खुल रही थी, यहाँ पर आप देखिए जीजी भोए भी एक पारसी बुनकर के बेटे थे। जीजी भोए एक बुनकर के, पारसी बुनकर के क्या थे? बेटे थे। अपने समय के बहुत सारे लोगों की तरह उन्होंने भी चीन के साथ, इन्होंने भी किसके साथ? चीन के साथ व्यापार और जहाज रानी का काम किया था। चीन के साथ व्यापार और जहाज रानी का काम किया था। इनके पास जहाजों का विशाल बेड़ा था, बहुत सारे जहाज इनके साथ थे जब ये व्यापार करते थे। व्यापार का युग भारतीयों का था ही, आप देखें कितना। लेकिन अंग्रेज और अमेरिकी जहाजी कंपनियों के साथ, जब अंग्रेज और अमेरिकी कंपनी जहाजी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना पड़ा, जब इनके साथ ये प्रतिस्पर्धा में उतरे, तो उस प्रतिस्पर्धा के कारण 1850 के दशक तक उन्हें सारे जहाज बेचने पड़ गए। उस प्रतिस्पर्धा में नहीं निकल पाए और अपने सारे जहाजों को क्या किया? बेचना पड़ा। और यही भारत में जमशेदजी जीजी भोए के बाद जमशेदजी आदि एक सिलसिला
व्यापारी का वहां दिखाई दे रहा, चल रहा है। तो कहने का मतलब आज का हमारा जो बिंदु था, उपनिवेशों में औद्योगिकरण, भारतीय कपड़े का युग, बुनकरों का क्या हुआ, भारत में मैनचेस्टर का आना। जब भारत में मैनचेस्टर के सामान आए तो बुनकरों के हाथ पांव अपने आप टूट गए, और इसका परिणाम यह हुआ कि रोजी रोटी की तलाश में आगे बढ़ना शुरू किए और व्यापारियों से संघर्ष भी करना पड़ा, और यहां तक इनकी दशा खराब हो गई कि अपने कर्ज लिए हुए कर्जों को देने में असमर्थ हो गए। फैक्ट्रियों को काने की शुरुआत यहां बताई, प्रारंभिक उद्यमी और मजदूर कहां से आए, तो मजदूरों का जो इनका सिलसिला शुरू हुआ अपने क्षेत्र बगल के लोगों से ही इसकी शुरुआत होती है। तो चलें अगले बिंदु को हम लोग देखते हैं। यहां कुछ फिगर दिए गए हैं। औद्योगिक विकास का अनूठापन, लघु उद्योगों की बहुतायत, वस्तुओं के लिए बाजार। औद्योगिक विकास का अनूठापन और लघु उद्योग की बहुतायत, वस्तुओं के लिए व्यापार बाजार। औद्योगिक विकास का अनूठापन, राजनीतिक रूप से संस्था में स्थापित करने के बाद पूरी तरह से आयात नियंत्रण, आयात पर कंट्रोल करते हुए ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा आप देखेंगे अनेक रेगुलेटिंग एक्ट भी पास किए जाते हैं। लघु उद्योगों की जो यहाँ रीढ़ कही जाती है, उद्योगों को स्थापित होने का उसे तोड़ा जाता है। आज यहाँ देखिएगा फिगर नंबर ग्राइप वाटर के अंतर्गत, ग्राइप वाटर का कैलेंडर एमबी धुरेंद्र का चित्र 1988 में बनाया गया। अगला देखें, मैनचेस्टर का लेबल 20वीं सदी का आरंभ होता है। आयातित कपड़ों का, यहाँ कपड़ों के संदर्भ में ही बताया गया था, आयातित कपड़ों के लेबलों पर असंख्य भारतीय देवी देवताओं, जो आयातित कपड़े थे, मैनचेस्टर के लेबल 20वीं सदी का आरंभ। फिगर नंबर चित्र नंबर 10 में मैनचेस्टर का लेबल 20वीं सदी का, आयातित कपड़ों के लेबलों पर असंख्य भारतीय देवी देवताओं, इन कपड़ों पर देखिए असंख्य भारतीय देवी देवताओं, कार्तिकेय, लक्ष्मी, सरस्वती को चित्रित किया जाता था। इनके कपड़ों पर क्या था, देवी देवताओं के चित्र थे, कार्तिक का चित्र था, लक्ष्मी, सरस्वती के चित्र अंकित किए जाते थे, जो संबंधित वस्तु की गुणवत्ता को दर्शाने का प्रयास था। जो इनकी गुणवत्ता को प्रदर्शित यह दृश्य जो लगाए जाते थे, ये इनकी किसके लिए, यह इनकी गुणवत्ता को सिद्ध करने के लिए। मैनचेस्टर के चित्र नंबर ख के अंतर्गत महाराजा रणजीत सिंह का चित्र, यह महाराजा रणजीत सिंह के फिगर को दर्शाया गया है, दिखाया गया है, और महाराजा सिंह का उत्पाद के प्रति सम्मान पैदा करने हेतु ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का इस्तेमाल किया जा रहा था। ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का भी इस्तेमाल किया गया। सनलाइट साबुन का कैलेंडर 1934 में, यहाँ भगवान विष्णु आसमान से रोशनी लाते दिखाई दे गए हैं। भगवान विष्णु को आसमान से रोशनी दिखाते हुए दिखाए गए हैं। तो बच्चों, आज का क्लास सिर्फ इतना ही। पुनः अगले क्लास पर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।